नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है CGPDTM का। यहाँ पर 30 सितंबर 2018 को पेपर हुआ था। इसमें जनरल साइंस के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना है और नोट्स भी साथ में बनाते चलना है आप लोगों को। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज हम चला रहे हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। 31 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसको आराम से देखिएगा और इसका भी नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द कमर्शियल ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मार्केट द इंडियन स्पेस प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट, यानी कि वैश्विक बाजार में भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन करने के लिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एक वाणिज्यिक शाखा है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर एंट्रिक्स कॉरपोरेशंस। एंट्रिक्स कॉरपोरेशंस इसका सही उत्तर होगा। आंसर बी इसका सही होगा। दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कार्य करती है वो इसरो करती है। दैट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को हुआ था। और अभी हाल ही में इन्होंने जो है चंद्रयान-3 जो है सक्सेसफुली जो है चंद्रमा पे हम लोगों ने लैंड करवा दिया है। तो इस तरह से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट मिशन था। तो यहाँ पर इसरो काम तो करती है, लेकिन जो हमें ग्लोबल मार्केट है उसमें जो है जो अपना भारतीय जो अंतरिक्ष उत्पाद है उसको यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर उसको कमर्शलाइज़ करना, जैसे कि हम दूसरे के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है ये सब वगैरह, तो उसका काम इसरो नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास इतना ऑलरेडी बर्डन है। तो इसलिए भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उन्होंने एक कमर्शियल ब्रांच बनाया एंट्रिक्स के नाम से, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 सितंबर 1992 को। ध्यान रखिएगा, 28 सितंबर 1992 को इसको बनाया गया था। और देखिए, दोनों का हेड क्वार्टर जो है, यानी कि इसरो का भी और एंट्रिक्स दोनों का जो है बेंगलुरु में हेड क्वार्टर रखी गई है। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, यानी कि पृथ्वी के लिए आकाश में सबसे चमकीला तारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे चमकीला तारा सीरियस है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे चमकीला तारा है सीरियस, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप पर सीधा प्रभाव डालता है, यानी कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है कि वैसा हार्मोन का नाम बताना है जो सीधे ब्लड प्रेशर यानी कि जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप पर सीधा प्रभाव डालता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इसका नाम है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर कौन करता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है यूज़ किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथियां द्वारा स्रावित होती है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है ये सेक्रेट की जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा जो यहाँ पर एक है एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलती है। और इसकी मुख्य भूमिका है शरीर में नमक और पानी को नियंत्रित करना। नमक और पानी को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य है, और जिससे रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण से सीधे संबंधित है? कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं राइबोसोम। करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। राइबोसोम इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है का मुख्य स्थल है राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोला जाता है। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं और प्रत्येक सब यूनिट एक या अधिक राइबोसोमल आरएनए अणुओं और राइबोसोमल प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इन्हें आरएनए जो है पार्टिकल भी बोला जाता है। तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड पार्टिकल राइबोसोम को ही बोला जाता है। तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, तो राइबोसोम को बोला जाता है। अब देखिए, वर्गीकी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, यानी कि
फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स यानी कि वर्गीकी के जनक लिनियस को बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, लिनियस को वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए इंसुलिन जो सिक्रीट की जाती है वो आपको अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा जो है सिक्रीट की जाती है, यानी कि स्रावित जो होती है वो अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन निकलती है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। यानी कि लंबाई के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ इज टर्म्स एज, तो उसको ईडियोग्राम बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, ईडियोग्राम उसको बोलते हैं। सही उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की कमी से होने वाला रोग नहीं है। तो देखिए किसकी कमी से, तो एंजाइम की कमी से, और यहाँ पर नहीं है और कौन सा, तो रोग, यानी कि एंजाइम की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए जो गोचर रोग है वो तो होता है, गोचर रोग जो है वो एंजाइम की कमी से होता है। उसके बाद फेनिल केटोनुरिया जो है ये भी होता है एंजाइम की कमी से। फैब्री रोग भी होता है, लेकिन एडिसन रोग जो है यहाँ पर नहीं होता। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। एडिसन रोग इज नॉट कॉज ड्यू टू द, यहाँ पर लैक ऑफ यानी कि डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एडिसन रोग होता क्या है। तो देखिए एडिसन रोग जिसे अधिवृक्क अपर्याप्तता की भी कहा जाता है, यानी कि इसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोला जाता है। कि इसको जो है आपको एडिसन डिजीज़ को एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोला जाता है, और इज़ एन अनकॉमन इलनेस दैट अकर व्हेन द बॉडी डजंट मेक इनफ ऑफ द सर्टेन हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स की कमी के कारण होता है एडिसन रोग। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि जब शरीर कुछ हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है तो एडिसन रोग होता है, और इसको जो है अधिवृक्क अपर्याप्तता भी कहा जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक चिन्ह, सॉरी यहाँ पर आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन ध्यान देखना है, हिंदी वाला यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा हीलियम होता है उसके न्यूक्लियस में जो है क्या क्या होता है। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, लेकिन कितने कितने होते हैं। तो देखिए हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक जो मास होता है 4। तो देखिए प्रोटॉन यहाँ पर यानी कि जो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन 2 हो गया, तो प्रोटॉन 2 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए मास नंबर 4 है, प्रोटॉन 2 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट उत्तर डी सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से इसका देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको He इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक वेट यहाँ पर 4 है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस में कौन कौन सा आता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टेट यहाँ पर आपको 20 डिग्री टेम्परेचर पे रहती है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि टेट्रासाइनो एथिलीन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बंधन मौजूद हैं। तो क्या है टेट्रासाइनो एथिलीन, टेट्रासाइनो एथिलीन जिसका यहाँ पर आपको इस तरह से बना कर दिया गया है, स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होगा। जहाँ अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 2 पाई। तो ध्यान रखना है पाई, पाई और यहाँ पर सिग्मा, यानी कि 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसका जो आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड कितना है। तो देखिए 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर 4 है, तो यानी कि इसमें पाई कितना हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया 2 पाई और 1 सिग्मा, तो 4 दूनी 8, तो पाई यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड में पाई नहीं होता, डबल बॉन्ड 1 है, तो डबल बॉन्ड में 1 पाई। तो देखिए यहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा, तो पाई कितने होंगे, देखिए 8 इधर था और प्लस 1 पाई, तो 9 पाई यहाँ पर हो गया। अब देखिए 9 पाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ ए और बी में है। अब देखिए सिग्मा, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा होगा, और यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 2 पाई 1 सिग्मा होगा, यानी कि जितने हैं वहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 यहाँ पर सिग्मा भी हो जाएगा। तो 9 पाई और 9 सिग्मा
करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसको जरूर से यहाँ पर आपको बना लेना है इस तरह के कॉन्सेप्ट को। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्ध्वपातन से गुजरेगा, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन होता क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। सॉलिड से गैस यानी कि लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जैसे कपूर को जलाएंगे, सॉलिड है, उसको जलाएंगे तो डायरेक्ट गैस बन जाती है। इसी तरह से नेफ्थलीन भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट जो है कन्वर्जन होता है वो गैस फॉर्म में, तो उसको जो है ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन के लिए आयोडीन इसका होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से अब उसको जो एग्जाम्पल्स है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो देखिए उर्वरक यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ पर यूरिया सही उत्तर होगा। तो उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यूरिया में, इसमें करीब 47%, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 46.6% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। वैसे 47% आपको ध्यान रखना है, 47% इसमें नाइट्रोजन होता है और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको जो यूरिया को सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि 1828 में यूरिया को 1828 में जो है पहला प्रयोगशाला में बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि देखिए 1828 में जर्मन रसायन शास्त्री थे बोहलर। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि यूरिया को किसने जो है यहाँ पर प्रयोगशाला में बनाया था, तैयार किया था। तो वोहलर ने कब 1828 ईस्वी में। वोहलर कौन थे? तो जर्मन रसायन शास्त्री थे। और किससे बनाया था? तो अमोनियम साइनेट से बनाया था। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया गया था और यह अकार्बनिक पदार्थों से कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर कृत्रिम रूप से यहाँ पर प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यूरिया है। यूरिया इसको बनाया 1828 में जर्मन रसायन शास्त्री वोहलर ने। किससे बनाया था? तो अमोनियम साइनेट से बनाया था। और इसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NH2 का यहाँ पर होल 2 होता है। तो CONH2 का होल 2 होता है, ये आपको इसका फार्मूला होता है, इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें 47% नाइट्रोजन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई। तो यानी कि आयनिक त्रिज्या के सही क्रम में इसको लगाना है। तो सही क्रम में इसको लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा होगा N3 माइनस का, फिर O2 माइनस का, फिर फ्लोरीन का और फिर Na का। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक आयन। तो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, यानी कि अनपेयर होगा। यानी कि यहाँ पर पेयर देखिए तो अनपेयर इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर है, यानी कि जिंक यानी कि आयन और कैडमियम आयन और यहाँ पर मरकरी आयन सब जो है यहाँ पर पेयर्ड है। इसको ध्यान रखिएगा, सभी जो है पेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है अनपेयर्ड है। तो इसलिए ये आपको पैरामैग्नेटिक आयन होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय आयन होते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डायामैग्नेटिक में, जबकि पैरामैग्नेटिक में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट की जाती है और यहाँ पर रिपेल्ड की जाती है डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कॉपर आयन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ द थीन ब्लैक स्ट्रिप्स आर पेंटेड ऑन द कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण पर बड़ी संख्या में पतली काली पट्टियाँ पेंट की जाए तो दूर स्थित सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण पर बड़ी संख्या में अगर पतली काली पट्टियाँ पेंट कर देंगे तो दूर स्थित सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो हल्का जो है सफ़ेद घोड़ा जैसा होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, डिमर वाइट हॉर्स होगा। डिमर वाइट हॉर्स इसका सही उत्तर होगा, यानी कि हल्का सफ़ेद घोड़े जैसा होगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 10 पर पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑफ द स्फीयर बिकम, यानी कि कितना 10 पर पावर 12 अगर इलेक्ट्रॉन किसी जो है इलेक्ट्रॉन से उदासीन धातु के गोले से हटाया जाए। ध्यान रखना है, उदासीन धातु के गोले से 10 पर पावर 12 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो गोले पर आवेश कैसा होगा। तो दोस्तों गोले पर जो आवेश होगा वो होगा
0.16 माइक्रोकुलम प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर निकाला जा रहा है तो इस तरह से प्लस जो है 0.16 जो है माइक्रोकुलम यहाँ पर सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज। तो देखिए एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है तो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो होता है W0 इक्वल टू 1/√LC। तो करेक्ट उत्तर इसका ध्यान रखिएगा बी सही होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस क्राफ्ट ऑफ द मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v सडनली ब्रेक इनटू द टू पीसेस ऑफ द सेम मास m स्मॉल m में आफ्टर द एक्सप्लोजन वन ऑफ द टू मासेस बिकम्स स्टेशनरी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट के अदर पार्ट का यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा दोस्तों वो होगा mv/m। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक पार्ट जो है स्टेशनरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए mv ये दो पार्ट में जो है यहाँ पर टूट रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, दैट इज़ m। और यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, कैपिटल भी मान लेते हैं, और दूसरा पार्ट यहाँ पर जीरो हो रहा है क्योंकि स्टेशनरी हो गया। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, तो m कैपिटल में v डिवाइडेड बाई m। तो इस तरह से इसको निकाल पाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर काम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस x निकालना है बिटवीन B एंड D। तो B एंड D के बीच में जो x निकालना है तो इसका 2 ओम होगा। इसको निकालिएगा आप लोग आराम से, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका 2 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की स्थिर एक्सेलेटर पर ऊपर चढ़ने में t समय लेती है। कितना t समय लेती है। यदि वह एक्सेलेटर पर स्थिर रहे तो गतिशील एक्सेलेटर उसे t2 समय में ऊपर ले जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टेशनरी एक्सेलेटर है, यानी कि स्थिर एक्सेलेटर है तो t1 समय में उसे ऊपर ले जाती है। वह एक्सेलेटर पर स्थिर है, अब वो उसको स्थिर रहना है, एक्सेलेटर चलेगा, यानी कि गतिशील एक्सेलेटर है, उसको t2 समय में ऊपर ले जाती है। तो गतिशील एक्सेलेटर पर लड़की को ऊपर चढ़ने में समय लगेगा। तो गतिशील एक्सेलेटर यानी कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेटर, यानी कि अब वो भी चलेगी और एक्सेलेटर भी चलेगा तो समय कितना लेगा। तो देखिए इस सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर होगा C। तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आग्नेयी चट्टान नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है, नॉट। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आग्नेयी चट्टान होता है जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं, ये एक्चुअली होती क्या है कि ये मैग्मा से बनने वाले पत्थर होते हैं। जो यहाँ पर वोल्केनो आते हैं तो वोल्केनो में जो गर्म पदार्थ अंदर से निकलते हैं तो उसको जो है लावा बोलते हैं। जो ज़मीन के ऊपर आते हैं तो मैग्मा। ये जब ठंडे होते हैं तो आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ग्रेनाइट, उसके बाद गैब्रो यानी कि काला पत्थर, और यहाँ पर बेसाल्ट, ये तीनों जो है एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि सैल जिसको नीस बोलते हैं ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा जो नीस है यानी कि सेल इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज़ है यहाँ पर आपको रूपांतरित चट्टान देखने को मिलता है। जबकि ग्रेनाइट, काला पत्थर और बेसाल्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है तो आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है तो आग्नेय चट्टान है, नीस किस प्रकार की चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि यहाँ पर गैब्रो यानी कि काला पत्थर क्या है तो आग्नेय चट्टान है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा इसमें से कौन सा प्रायद्वीप है। तो देखिए कोरिया, कामचटका, इंडो चाइना और अरेबियन। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी। अरेबियन जो पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप है ये आपको गोंडवाना लैंड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैप में इसको दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए जो पार्ट है ये आपको गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गोंडवाना लैंड जिसमें कि आता है कौन कौन से, तो वर्तमान दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका जो वर्तमान में है, उसके बाद अफ्रीका आ जाता है। उसके बाद देखिए अरब पेनिनसुला, जो अरब पेनिनसुला जो कि ऑप्शन यहाँ पर था, उसका देखिए मेडागास्कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन पेनिनसुला आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये भी शामिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे ऑप्शंस में कि इंडो चाइना पूछा गया था, तो देखिए चाइना यहाँ पर था, चाइना जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं आता है। तो अरबियन यहाँ इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं।
तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट। अब देखिए एक था कामचटका प्रायद्वीप। तो देखिए कामचटका प्रायद्वीप कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये रसिया का पार्ट है। आप इस तरह से जो वाइट कलर में दिख रहा होगा, ये ग्रेट रसिया है। यहाँ जो है आपको मंगोलिया है, नीचे चाइना है। तो यहाँ पर पूर्वी जो रसिया है वहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इसको कामचटका प्रायद्वीप। तो ये आपको जरूर ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी है, यानी कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड ये थ्योरी है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में किस तिथि को सूर्य यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक आया था। तो वो दिन जो है कौन सा था, तो दोस्तों 3 जनवरी। तो देखिए पेरिहिलियन और अपेलियन, तो क्योंकि जो 3 जनवरी के आसपास होता है वो पेरिहिलियन होता है। तो बेसिकली ये डेट देकर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है पेरिहिलियन और अपेलियन, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है पेरिहिलियन के दिन। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि अपेलियन जो है किस जो है मंथ में होता है, इसको जरूर आप लोग सर्च करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। मैंने बताया पेरिहिलियन 3 जनवरी को होता है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट उसी समय होती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्विस कटक किस महासागर में स्थित है। तो देखिए बाल्विस एक रिज है, वो किस जो है महासागर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। अब देखिए मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है। अफ्रीका के देखिए यहाँ पर आपको अगर पश्चिमी तट देखते हैं तो अटलांटिक महासागर है, ये अमेरिका दक्षिणी अमेरिका देखने को मिल रहा है। तो देखिए रियो ग्रैंडी राइज यहाँ पर एक है, उसके देखिए वाल्विस रिज। तो क्या है, तो अगर हम इस तरह से अगर बांटते हैं तो ऊपर जो है आपको नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे जो है साउथ अटलांटिक है। तो साउथ अटलांटिक यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में वाल्विस रिज देखने को मिलता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट। तो देखिए नॉट ट्रू यानी कि असत्य कथन पूछा जा रहा है किसके अबाउट, तो हॉर्स लैटिट्यूड के अबाउट, यानी कि यहाँ पर अश्व अक्षांशों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि एट दिस लैटिट्यूड द एयर प्रेशर इज कंपेरेटिवली हाई, यानी कि इन अक्षांशों पर वायु दबाव तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तो जी हाँ, अधिक ही होता है वायु दबाव, तो ये सही है। उसके देखिए इन अक्षांशों पर आकाश लगभग मेघ रहित होता है। तो ये जो अक्षांश होता है इसमें जो है स्काई इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए डेज लैटिट्यूड आर फाउंड फ्रॉम 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि जो यहाँ पर आपको इक्वेटर इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इक्वेटर हो गया बीचों बीच। उसके बाद देखिए कितना, तो देखिए 30 यहाँ और 30 इधर, यानी कि 30 से 35, तो इसके बीच में और यहाँ पर इसके बीच में, तो 30 से 35 अगर बनाते हैं तो इसके बीच में, तो ये आपको पाया जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, दबाव होता है, ये तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, मेघ रहित होता है यहाँ पर, और यह अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण से 30 से 35 यहाँ पर डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर पाया जाता है। तो देखिए पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। तो यह चांस घोड़ों की समुद्री यात्रा के लिए सुरक्षित समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, ये सत्य नहीं है, तो इसको डी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट है वो किसका है, तो देखिए ये नासा का है, इसको सबसे पहले ध्यान रखना है। और ये किसके जो है चारों ओर यहाँ पर घूम रहा है, तो दोस्तों ये घूम रहा है प्लूटो ग्रह। तो न्यू होराइजन जो स्पेस क्राफ्ट है वो प्लूटो जो ड्वार्फ प्लानट है यानी कि बौने ग्रह है उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा। तो अंतरिक्ष यात्री कोई गए हैं बाहर, तो बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा, तो दोस्तों एक काला दिखेगा, तो अंतरिक्ष काला दिखेगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार जो है चंद्रमा पर कब उतरे थे। तो देखिए चंद्र मिशन अपना चंद्रयान 3 सफल हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 23 अगस्त के दिन 6:04 में शाम को, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पे कब उतरे थे। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा जुलाई 1969, जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन पे गए थे। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ आपको समय बताता हूँ। देखिए एग्जैक्टली 2:56 GMT में 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, अमेरिका
जो अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, यानी कि यहाँ पर आपको चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो बज अल्ड्रिन थे। ध्यान रखिएगा, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जबकि यहाँ पर आपको दूसरा थे बज अल्ड्रिन। उन्होंने अपोलो 11 चंद्र मॉड्यूल से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर जो है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी नामक क्षेत्र में कदम रखा था। तो जहाँ कदम रखे थे उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी का जो है किसको बोला जाता है। तो जहाँ जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे जिस पॉइंट पे, उसको बोला जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड व्यक्ति थे बज अल्ड्रिन, जो कि अपोलो 11 मिशन से यहाँ पर लैंड किए थे 21 जुलाई 1969 को। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? कौन सा? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका 20 सही होगा। 36,000 किलोमीटर पे भूस्थैतिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसको करेक्ट उत्तर 20 सही होगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन ही पूरे पूछे गए थे, सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।